pursue. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती क्या है, कितनी कैटेगरी की एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती है, उनका एल्गोरिथम से कैसे रिलेशन है। आज के इस वीडियो में हम यही सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में जानेंगे। सो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी, अब बिना किसी तरीके बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में। जैसा कि आप सब देख सकते हो कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एसिम्प्टोटिक प्लस नोटेशन। इन दोनों का हम पहले इंडिविजुअल मीनिंग देखेंगे और फिर हम इन दोनों का मीनिंग कंबाइन करेंगे एक साथ और हम उसे एल्गोरिथम से रिलेट करेंगे कि इस पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग एल्गोरिथम में क्या होता है। एसिम्प्टोटिक का अगर आप मीनिंग देखोगे, एसिम्प्टोटिक मीन्स अप्रोचिंग अ वैल्यू। सो व्हाट वी कैन से, इट मीन्स अप्रोचिंग अ वैल्यू, कि मैं अपनी वैल्यू को कर रहा हूं अप्रोच। अब नोटेशंस मतलब क्या होता है? नोटेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस या फिर अपनी डे टू डे लाइफ में नोटेशन का मीनिंग तो समझा ही होगा और नोटेशन के बारे में तो सुना ही होगा। नोटेशन बेसिकली क्या होता है? नोटेशन इज बेसिकली अ सीरीज और सिस्टम ऑफ रिटन सिंबल्स विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी नंबर और एलिमेंट। व्हाट कैन वी से, हम क्या कह सकते हैं? नोटेशंस आर द सीरीज ऑफ सिंबल विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी नंबर और एलिमेंट। दिस इज द मीनिंग ऑफ माई नोटेशन। आपको ये चीज समझ में आ गई? एसिम्प्टोटिक मतलब क्या होता है? अप्रोचिंग अ वैल्यू। नोटेशन एक ऐसा पर्टिकुलर वे है जिससे मैं किसी चीज को डिस्क्राइब करूंगा। अब चीजें कंबाइन करते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन, इस पर्टिकुलर चीज का मीनिंग एल्गोरिथम के रिस्पेक्ट में क्या है? हम कैसे पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं? एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर द मैथमेटिकल वे यूज्ड टू डिस्क्राइब द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। मैं क्या बोल सकता हूं? एसिम्प्टोटिक नोटेशन are the mathematical way or notations used to describe the running time of an algorithm. आपको समझ में आया ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होती है? एसिम्प्टोटिक नोटेशन मैथमेटिकल वे होता है जिससे हम रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली एसिम्प्टोटिक नोटेशन फंक्शन से डील करता है और फंक्शन किस में प्रेजेंट रहते हैं? मैथमेटिक्स में। ये पर्टिकुलर टॉपिक मैथमेटिक्स से ही आया है। हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? इट इज पर्टिकुलरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, या फिर हम कह सकते हैं ये एक ऐसा तरीका है जो कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम का मतलब एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने अपने पिछली वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा है, जैसे कि कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, क्यूबिक कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। और दोस्तों, अगर आपको प्रायरी एंड पोस्टीरियरी एनालिसिस वाली वीडियो याद होगी तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि प्रायरी एनालिसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। प्रायरी एनालिसिस में एसिम्प्टोटिक नोटेशन की मदद से करूंगा। प्रायरी एनालिसिस में क्या होता है? प्रायरी एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एन एल्गोरिथम बिफोर रनिंग इट ऑन अ पर्टिकुलर सिस्टम। मतलब क्या इसका, मैं एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम लूंगा, मैं सिस्टम पे एग्जीक्यूट करने से पहले ही उसका एनालिसिस कर लूंगा। ये क्या होता है? मेरा प्रायरी एनालिसिस होता है। प्रायरी एनालिसिस में बेसिकली हमें एक पेन और पेपर चाहिए होगा और उस पर्टिकुलर पेन और पेपर पे हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं, आराम से एनालिसिस कर पाएंगे। ये कौन सा एनालिसिस हुआ? ये हुआ प्रायरी एनालिसिस। प्रायरी एनालिसिस में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की हेल्प से करता हूँ। अब आपको पॉइंट समझ में आया? व्हाट आर एसिम्प्टोटिक नोटेशन? एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज अ मैथमेटिकल वे व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। ये काम करते हैं, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं एक फंक्शन और एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में और फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस देखेंगे। दोस्तों देखो, सबसे पहले एक फंक्शन लेते हैं। जैसे फंक्शन एफ ऑफ एन ले लिया मैंने, इसकी वैल्यू है n² + 3n। ये क्या है? पर्टिकुलर फंक्शन है। अब सपोज करो n की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है, n की वैल्यू टेंड होगी, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n की वैल्यू इनफाइनाइट होगी।
अब ये n की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है फॉर इनफाइनाइट। अगर मैं इनफाइनाइट तक सोचूं कि n की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो आप देख सकते हो जो 3n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर। मतलब एन स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, क्योंकि आप कैलकुलेट करके देखो 3 मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट या फिर इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट, कौन सी ज्यादा है? ऑब्वियसली इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट बहुत ज्यादा बड़ी टर्म है। मतलब डोमिनेटिंग टर्म कौन सा हुआ इसमें, एन स्क्वायर मेरी डोमिनेटिंग टर्म हुई। सो मैं ऐसे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की रिस्पेक्ट में कैसे लिख सकता हूँ, द फंक्शन एफ ऑफ एन इज एसिम्प्टोटिकली इक्वल टू एन स्क्वायर व्हेन एन इज लार्ज। सो आप भी ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, द फंक्शन इज एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट टू एन स्क्वायर व्हेन एन इज लार्ज, इक्विवेलेंट टू एन स्क्वायर व्हेन एन इज लार्ज। जब n की वैल्यू लार्ज होगी तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, एन स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, बिकॉज एन स्क्वायर इज द डोमिनेटिंग टर्म। हमें कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं होता। जैसे अगर मैं एक फंक्शन ले लूं n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस log n प्लस 5, सो इसमें डोमिनेटिंग टर्म कौन सी होगी, ऑफ कोर्स n क्यूब डोमिनेटिंग टर्म होगी। सो मैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को n क्यूब के ऑर्डर पे रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ। सो दोस्तों एक काम करते हैं, फटाफट हम डिफरेंट टाइप ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस देख लेते हैं और बिना ज्यादा देर किए हुए हम उन नोटेशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम उन नोटेशंस के बारे में और ज्यादा कॉन्सेप्ट जानना स्टार्ट कर देते हैं। सो देखो, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन बहुत सारे टाइप की होती है। सबसे पहला टाइप आता है मेरा बिग ओ नोटेशन। सो बिग ओ नोटेशन को मैं कैपिटल ओ या बिग ओ से रिप्रेजेंट करूंगा। बेसिकली ये क्या होता है, अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, या फिर अपर बाउंड ऑफ अ सिस्टम बोल सकते हो आप, अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन। इसके बाद जो नोटेशन आती है वो आती है मेरी बिग ओमेगा नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन। सो बिग ओमेगा नोटेशन को मैं बिग ओमेगा से डिनोट करूंगा। ये क्या बताएगी मुझे, लोअर बाउंड ऑफ अ फंक्शन। इसके बाद जो तीसरे टाइप की नोटेशन आती है दोस्तों वो आती है थीटा नोटेशन, थीटा नोटेशन। सो थीटा नोटेशन को मैं थीटा की हेल्प से रिप्रेजेंट करने में मदद करूंगा। सो थीटा नोटेशन क्या होती है, एवरेज बाउंड ऑफ अ फंक्शन बताती है, एवरेज बाउंड ऑफ अ फंक्शन। सो बेसिकली ये तीन टाइप की नोटेशन, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन, यही सबसे ज्यादा यूजफुल नोटेशन है और इन्हीं के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों दो और टाइप की नोटेशन होती है। एक होती है स्मॉल ओमेगा नोटेशन, स्मॉल ओमेगा नोटेशन जिसे मैं स्मॉल ओमेगा से रिप्रेजेंट करूंगा, और एक और टाइप की नोटेशन होती है वो होती है स्मॉल ओ नोटेशन, जो कि मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल ओ की हेल्प से। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ नोटेशन होगी जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखी। सो नोटेशन 5 टाइप की होती है। बिग ओ नोटेशन जिसे अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन बोलेंगे, बिग ओमेगा नोटेशन जिसे हम लोअर बाउंड ऑफ अ फंक्शन बोलेंगे, थीटा नोटेशन जिसे हम बोलेंगे एवरेज बाउंड ऑफ अ फंक्शन। उसके बाद हम स्मॉल ओमेगा नोटेशन या स्मॉल ओ नोटेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी देरी के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बिग ओ नोटेशन के बारे में और ज्यादा जानते हैं। हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, ग्राफिकली समझेंगे कि बिग ओ नोटेशन होता क्या है आखिरकार, और हम इसके डिफरेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सो जल्दी से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों देखो, सो आज के इस वीडियो में हम बिग ओ नोटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो बिग ओ नोटेशन क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, कैसे हम यूज करेंगे बिग ओ नोटेशन, हम सारे पॉइंट डिटेल में जानते हैं। सो सबसे पहले हम बिग ओ नोटेशन के बारे में देखते हैं। सो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द फंक्शन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी ऑफ एन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी एन एंड नॉट such that fn is less than equal to c of g of n। सो इसका मतलब क्या है, घबराओ नहीं दोस्तों, हम डिटेल में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जानते हैं। सो द फंक्शन f of n is equal to big O of g of n, मतलब क्या है इसका, f of n is equal to big O of g of n if and only if there exists a positive constant
सच दैट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट कौन कौन से होंगे मेरे, सी एंड एन नॉट, सच दैट जो एफ एन एक फंक्शन होगा हमारा, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सी डॉट जी एन, एंड ऑब्वियसली ये 0 से बड़ा होना चाहिए। सो ये मेरी पर्टिकुलर कंडीशन आई। सो अगर मेरी कंडीशन है, अगर मेरा एक फंक्शन एफ ऑफ एन हमेशा लेस देन या फिर इक्वल टू होगा सी डॉट जी ऑफ एन के, सो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। सो दोस्तों घबराओ नहीं कि ये सी क्या है, जी ऑफ एन क्या है, एन नॉट क्या है। यहाँ पे हम एक ग्राफ के थ्रू ये सारी कंडीशन डिटेल में समझते हैं। सो देखो हम सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो ये हो गया मेरा वाई एक्सिस एंड ये है मेरा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ एन, एन रिप्रेजेंट करेगा मेरा इनपुट साइज को। सो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, जैसे कि ये मेरा एक हो गया फंक्शन, इस फंक्शन का नाम है एफ ऑफ एन। अब मैं एक और फंक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये फंक्शन हो गया, ये हो गया जी ऑफ एन। सो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होगी। सो इसकी कांस्टेंट वैल्यू को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया सी। सो यहाँ पे आप एक पॉइंट देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों कर रहे हैं इंटरसेक्ट। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा एन नॉट। अब हमें क्या एनालिसिस करना है, अब आप खुद एनालिसिस करो, आपको भी दिख रहा है मुझे भी दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू एन नॉट के बाद जो सी ऑफ जी ऑफ एन है, इसे कैसे बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन है ना, सो इसे मैं कैसे बोलूंगा, बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। आगे आपको ये पर्टिकुलर टर्म हम इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। सो आइए कंडीशन, सो हमारा क्या एनालिसिस है, एन नॉट के बाद जो फंक्शन है जी और एन, वो एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि सी है उसके तहत एफ एन से बड़ा है, या तो इक्वल है या तो बड़ा है। मींस आर यू गेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, एफ ऑफ एन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन। सो ये किस पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू पे है, एन नॉट। सो एन नॉट किससे बड़ा होना चाहिए, एन नॉट 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड द वैल्यू ऑफ एन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। जो ये वैल्यू एन है, एन की वैल्यू हमेशा एन नॉट से बड़ी होनी चाहिए, और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। सो ये तीन चीज आप नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, और ये पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन नोट डाउन कर लो। सो आपको समझ में आया, जो फंक्शन है जी एन वो एक कांस्टेंट वैल्यू सी के लिए हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा एक फंक्शन एफ ऑफ एन से। तब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एफ ऑफ एन है वो इक्वल हो जाएगा बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सो उस फंक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ, बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। So basically we use big O notations to give an upper bound of the system, या upper bound of a function कह सकते हैं, और हम हमेशा जनरली लीस्ट अपर बाउंड को प्रीफर करते हैं। सो हाउ कैन वी कंक्लूड दिस पॉइंट, वी यूज बिग O notations to give the analysis of an algorithm in its least upper bound। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कंक्लूड कैसे करेंगे, ये चीज हम कंक्लूड कैसे करेंगे। अब आप एक चीज देख सकते हो, सी ऑफ जी ऑफ एन एक फंक्शन है जो इस पर्टिकुलर फंक्शन से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कितने भी फंक्शन हो सकते हैं। आर यू गेटिंग, लाइक ये भी तो बड़ा है, ये भी तो बड़ा है। सो ये इन सबका बिग O होगा। अभी मैं आपको जो मैंने आपको सीक्वेंस सिखाई थी पिछली वीडियो, उससे भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा। लेकिन हाउ कैन वी कंक्लूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वी आर merely claiming that some constant multiple of g of n is an asymptotic upper bound of f of n with no claim that how tight the upper bound is। मतलब क्या दोस्तों, एक कांस्टेंट मल्टीपल c है जो हमारा यहाँ पे g of n का, वो एक अपर बाउंड है f of n का, लेकिन हमें ये चीज नहीं पता कि वो कितना टाइट अपर बाउंड है। अब इसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। सो कंडीशन देखो, सो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक सीक्वेंस सिखाई थी, जैसे 1 इज लेस देन इक्वल टू log of log n, देन log n, देन n स्क्वायर, देन n क्यूब, देन n रेशो टू द पावर 4, देन 2 रेशो टू द पावर n, एंड सो ऑन यू कैन से। सो अगर हमारी वैल्यू n है, सो n के बाद जो इसका अपर बाउंड होगा वो होगा n स्क्वायर, n क्यूब, n 4 एंड सो ऑन। जितने भी इसके बाद वाली वैल्यू होंगे वो सारे इसके अपर बाउंड में आएगी। सो ये क्या होगा, ये लीस्ट अपर बाउंड नहीं है। जैसे अगर मैं n क्यूब लिखूंगा तब भी कंडीशन सही हो जाएगी। सो एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल से ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ f ऑफ n इक्वल टू 2n+3। ये मेरा एक फंक्शन है, मुझे इसे बिग O नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। सो 2n+3 शुड बी लेस देन इक्वल टू सम टर्म, मुझे यहाँ पे एक सिंगल टर्म लिखनी है।
अब मैं क्या टर्म लिखूंगा, अगर मैं n लिखूंगा और n की वैल्यू को 1 एज्यूम करता हूँ, तो ये क्या कंडीशन ट्रू होगी, 2 1 2 + 3 5 लेस देन इक्वल टू 1। सो ये कंडीशन होगी फॉल्स, इट इज नॉट ट्रू। सो यहाँ पे मैं 1 नहीं लिख सकता, n सिंगल नहीं लिख सकता। सपोज करो मैंने यहाँ पे 10n लिख दिया, अब ये कंडीशन ठीक होगी, n इक्वल टू 1 निकले, ये कंडीशन ट्रू है ना, 5 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 10। सो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। सो हियर दिस इज माय f ऑफ n एंड हियर लेस देन इक्वल टू, ये क्या है मेरा c है, एंड n क्या है मेरा g ऑफ n, n है मेरा फंक्शन c डॉट g ऑफ n। सो ये क्या बन गई, बिग O नोटेशन की कंडीशन बन गई। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है यहाँ पे 10 और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है यहाँ पे 1। सो ये n नॉट ले लेते हैं, यहाँ पे n नॉट की वैल्यू आ गई 1। सो f ऑफ n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू c ऑफ g ऑफ n व्हेन n नॉट इक्वल टू 1 एंड c की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो f ऑफ n मेरा फंक्शन है 2n + 3 वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा बिग O ऑफ n फॉर c इक्वल टू 10 एंड n नॉट इक्वल टू 1। अभी इसके और ज्यादा एग्जांपल ट्राई करेंगे, क्वेश्चन ट्राई करेंगे और हम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन दोस्तों सिर्फ यही कंडीशन नहीं है, अगर मैं यहाँ पे इसके बदले कुछ और वैल्यू रख दूँ, लाइक यहाँ पे सिंपल तरीका बताता हूँ यहाँ की वैल्यू फाइंड करने के लिए कि हम यहाँ पे कैसे वैल्यू रखेंगे। जैसे 2n है ना, सबसे पहले 2n पुट कर दो, यहाँ पे 3 है, अगर मैं 3 के बदले 3n पुट कर दूँ, सो अब कंडीशन क्या आ जाएगी, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5n। ये कंडीशन आई मेरी। अब आप इस पे वैल्यू ट्राई करके देखो, n इक्वल टू 1, ये हमेशा ट्रू रिजल्ट करेगी बिकॉज 2 1 2 एंड 3 ये 5 आ गया एंड इज लेस देन इक्वल टू 5। लेकिन जैसे जैसे बड़ी वैल्यू होती रहेगी, सो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। सो आप यहाँ पे जितनी भी टर्म है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी ये चीज हम एग्जाम्पल के तौर पे भी समझेंगे। सो ये क्या है मेरा, ये मेरा फंक्शन है f ऑफ n, ये क्या है मेरा कांस्टेंट है c एंड ये क्या है मेरा g ऑफ n है। सो कंडीशन आ गई बिग O नोटेशन की, f ऑफ n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू c ऑफ g ऑफ n विद c इक्वल टू, यहाँ पे c की वैल्यू 5 है और n नॉट की वैल्यू होगी मेरी 1। सो ये कंडीशन आ गई। सो इस केस में क्या आएगा, बिग O ऑफ n होगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे और कंडीशन भी तो लिख सकता हूँ, ये तो ये चीज सेटिस्फाई करनी है। मैं 2n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर नहीं लिख सकता, ये 5n स्क्वायर हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ n स्क्वायर, ये हो जाएगा बिग O ऑफ n स्क्वायर। ये चीज भी तो ट्रू होल्ड करेगी। आप चेक करो, यहाँ पे कंडीशन रखिए, 1 के लिए तो सेटिस्फाई करेगा, 2 के लिए भी करेगा, 3 के लिए भी करेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको समझ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्यूब रख देता हूँ तभी भी सेटिस्फाई करेगा। सो ये हो जाएगा क्यूब के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगी, बिग O ऑफ n क्यूब आ जाएगी इसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। मैं यहाँ पे n4 भी लिख सकता हूँ, 2n भी लिख सकता हूँ। मतलब मैं ये जो सीक्वेंस है इसकी सारी टर्म लिख सकता हूँ। यहाँ पे 3n भी आएगा, फिर n भी आएगा, ऐसे सो ऑन। मैंने जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी है इसके बाद वाली, वो सारी मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको ये पॉइंट अब समझाता हूँ डिटेल में। सो देखो हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ n इक्वल टू बिग O ऑफ n, f ऑफ n इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर, f ऑफ n इक्वल टू बिग O ऑफ n क्यूब, f ऑफ n इक्वल टू बिग O ऑफ log n। सो अब कंडीशन देखो, ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है, क्योंकि क्या है, ये इसके अपर बाउंड में प्रेजेंट है। लेकिन log n देखो, log n कौन से बाउंड में प्रेजेंट है, log n हमारे लोअर बाउंड में प्रेजेंट है। सो ये कंडीशन हो जाएगी रॉन्ग, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट f ऑफ n इक्वल टू बिग O ऑफ log n। सो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इससे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अब आप भी सोचो और मैं भी सोचता हूँ खुद कि हमें जब पता है कि ये n के इक्वल है, n के नियर थी ये पर्टिकुलर वैल्यू, इनिशियली तो यहाँ पे n ही था ना, सो मुझे इसे n स्क्वायर, n क्यूब, n की पावर 4 या फिर 2 रेज़ टू द पावर n से रिप्रेजेंट करने की क्या जरूरत है, जब मुझे पता है वो n के इक्वल है या n के नियर है। So the condition comes, why I have to write all these when it is closest to or near to the value of n and I already know that particular thing। मतलब मुझे पहले से ही पता है। So ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही है, ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। So हम हमेशा क्या करते हैं, क्लोजेस्ट फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोजेस्ट फंक्शन लिखते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं लीस्ट अपर बाउंड लिखते हैं। सो लीस्ट अपर बाउंड इसका क्या होगा, n ही होगा, ये लेस देन इक्वल टू होता है। ये कंडीशन आप रेक्टिफाई कर लो, ये लेस देन इक्वल टू होता है, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बात करी है। सो लीस्ट क्या होगा, यहाँ पे n ही होगा ना, लीस्ट अपर बाउंड। सो इसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दोस्तों एक काम करते हैं, जल्दी से हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकोगे इस पर्टिकुलर टॉपिक है। सो देखो करते हैं।
सो चलिए जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन आता है, फाइंड अपर बाउंड फॉर Fn इक्वल टू 3n प्लस 8। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है। सो फंक्शन क्या है, Fn इक्वल टू 3n प्लस 8। अब माइंड में मेरे एक बात क्लिक करती है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, अपर बाउंड। हमने इस वीडियो में क्या सीखा था, अपर बाउंड अगर दे रखा होगा तो हम कौन सी नोटेशन के बारे में बात करेंगे, बिग ओ नोटेशन के बारे में बात कर रहे होंगे, इजंट इट। हमने ये पर्टिकुलर चीज अपनी वीडियो में सीखी थी। अब हमें क्या करना है, बिग ओ नोटेशन फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर फंक्शन की। उससे पहले मैं आपको कंडीशन याद दिला देता हूँ। अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एन है वो बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन के इक्वल होगा, कब ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, मतलब अगर मेरा फंक्शन एफ ऑफ एन है तो मैं उसे बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन के इक्वल कब कह सकता हूँ, जब कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, जैसे सी जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से एन नॉट की वैल्यू, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी एन नॉट के, और एन नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से, एंड एफ ऑफ एन शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन। यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट है। ये पर्टिकुलर कंडीशन हमने अपनी इस वीडियो में सीखी है। सो अब हम फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी पर्टिकुलर मेथड से। सो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एन इक्वल टू 3n प्लस 8। सो यहाँ पे 3n प्लस 8 मुझे लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा इसे यहाँ पे किसी वैल्यू के। मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करूंगा। अब आप सोचो क्या वैल्यू पुट करूँ, 1 पुट करूँ, यहाँ पे सिंगल n पुट करूँ। सो सिंगल n पुट करके तो कंडीशन चलेगी नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको क्या करना है, 3n प्लस 8n पुट कर लो। सो ये किसके लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, ये हो जाएगी 8n 9 10 11n के लेस देन हो जाएगी। तो क्या कंडीशन आई मेरी, 3n प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 11n। ये कंडीशन आ गई। यहाँ पे n की वैल्यू क्या ले ली मैंने, n की वैल्यू 1 ले ली, और n इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। सो अब ये क्या पर्टिकुलर चीज बनी, ये मेरा बना एफ ऑफ एन, ये बन गया मेरा सी, एंड ये बन गया मेरा जी ऑफ एन। सो एफ ऑफ एन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन। अब यहाँ पे सी की क्या वैल्यू आई, सी की वैल्यू आई यहाँ पे 11, एंड एन नॉट की क्या वैल्यू है, एन नॉट की वैल्यू है 1, एन की वैल्यू 1 है ना। सो एन नॉट की वैल्यू भी यहाँ पे 1 ही होगी क्योंकि हम इनिशियल स्टेप ले रहे हैं। सो फॉर द वैल्यू c इक्वल टू 11 एंड n नॉट इक्वल टू 1, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरा फंक्शन है f ऑफ n किसके इक्वल है, 3n प्लस 8, वो क्या है हो जाएगा, बिग O ऑफ n के इक्वल हो जाएगा। मतलब मैं इसे बिग O ऑफ n भी कह सकता हूँ। सो इन पर्टिकुलर वैल्यू के c इक्वल टू 11 एंड n नॉट इक्वल टू 1 के लिए दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज इक्वल टू बिग O ऑफ n। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट आया आपको समझ में कि मैंने कैसे वैल्यू कंप्यूट करी और कैसे कंपैरिजन किया। अगर दोस्तों एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है मेरे माइंड में, खासकर अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू के बदले कुछ और वैल्यू पुट कर दूँ, जैसे कि 3n प्लस 8n है, चलो ठीक है ये कंडीशन तो होगी, इसे हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे 4n ले लूँ और यहाँ पे मैं कंडीशन लिख दूँ जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू। सो अब आप ये चीज कैलकुलेट करो, मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जब n की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होगी 8 के लिए, यह स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4n। सो यहाँ पे जो कंडीशन आई ये भी बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हुई, c की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4, और n नॉट की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे n नॉट की वैल्यू आ गई 8, क्योंकि हमने कंपैरिजन किया ना, ये पर्टिकुलर चीज भी सही है। अब ऐसे भी तो कुछ लोग आंसर निकाल सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना हर कोई 11n ही लिखेगा, हर कोई इसी मेथड से सोल्व करेगा। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आ सकती है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए c इक्वल टू 4 n नॉट इक्वल टू 8, जो फंक्शन f ऑफ n है 3n प्लस 8 के इक्वल है, जो वो भी क्या है, बिग O ऑफ n है। सो ये पर्टिकुलर कंडीशन भी सेम है। ऐसी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है c और n नॉट के लिए। सो हम इस पर्टिकुलर कंडीशन को कंक्लूड कैसे करेंगे, सो देयर इज नो यूनिक सेट ऑफ वैल्यू ऑफ c एंड n नॉट फॉर प्रूविंग द एसिम्प्टोटिक बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है, c और n नॉट की कोई यूनिक वैल्यू नहीं है कि एक ही वैल्यू होगी, दो ही वैल्यू होगी, तीन ही वैल्यू होगी। इसकी डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती है जब भी हम एसिम्प्टोटिक बॉन्ड्स प्रूव करेंगे, जैसे अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड, एवरेज बॉन्ड। जब हम ये कंडीशन प्रूव करेंगे तो ये दोनों तीनों कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई है, मतलब जो वैल्यू हमने पहले निकाली थी वो भी सही है, एंड दिस वन इज ऑल्सो राइट। ये कंडीशन मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में क्लियर कर दी, क्योंकि आने वाले कुछ एग्जाम्पल में अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो कुछ और आंसर निकल सकेंगे। सो हमेशा हम क्या करते हैं, लीस्ट अपर बाउंड चूज करते हैं। सो अब एक अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं दोस्तों। सो देखो, सो अब हम जल्दी से एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे एक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है एफ ऑफ एन इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, और मुझे क्या करना है, इसका अपर बाउंड बताना है। अपर बाउंड का मतलब क्या है, बिग O नोटेशन में मुझे इसे रिप्रेजेंट करता है। सो एफ ऑफ एन क्या दे रखा है मुझे, n स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे दे रखा है। सो अब मुझे n स्क्वायर प्लस 1
यहाँ पे एक ऐसी टर्म लिखनी है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगी दिस पर्टिकुलर टर्म के। सो चलो मैंने 2n² लिख दिया। अब कंडीशन चेक करते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं। सो n की वैल्यू 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू है, 2 के लिए लेते हैं, 2 के लिए भी ट्रू है। सो मैं क्या कह सकता हूँ, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिस कंडीशन विल ऑलवेज बी ट्रू, मतलब ये वैल्यू हमेशा सेटिस्फाई होगी। सो अब इसे कंपेयर करते हैं, ये क्या हो गया मेरा f ऑफ n हो गया, ये क्या हो गया मेरा c कांस्टेंट हो गया, एंड n² क्या है यहाँ पे, n² है मेरा g ऑफ n। सो f ऑफ n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू c ऑफ g ऑफ n। सो ये कंडीशन आ गई। सो ये कंडीशन किस पर्टिकुलर कंडीशन में आई, यहाँ पे c इक्वल टू 2 और n नॉट इक्वल टू 1 के लिए वी कैन से f ऑफ n इक्वल टू बिग O ऑफ n²। सो आंसर आ गया हमारा f ऑफ n इक्वल टू बिग O ऑफ n² फॉर c इक्वल टू 2 एंड n नॉट इक्वल टू 1। सो ये निकाला हमने इसका सॉल्यूशन। अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। सो दोस्तों देखो, सो अब हम जल्दी से एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो f ऑफ n मेरा फंक्शन है, यहाँ पे f ऑफ n क्या दे रखा, n⁴ प्लस 100 n² प्लस 50 ये फंक्शन दे रखा है। सो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, n⁴ प्लस 100 n² प्लस 50। सो मुझे एक ऐसी टर्म लिखनी पड़ेगी जो हमेशा इस पर्टिकुलर टर्म से ज्यादा होगी, एक सिंगल टर्म लिखनी पड़ेगी। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, n⁴ 100 n² प्लस 50। सो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, n⁴ प्लस 100 n⁴ प्लस 50 n⁴। सो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 151 n⁴ आ जाएगा, और n इक्वल टू 1। सो ये कंडीशन आई n⁴ प्लस 100 n² प्लस 50। सो अब हम इसे फटाफट कंपेयर करते हैं। ये क्या है, f ऑफ n है, ये क्या है मेरा, ये मेरा कांस्टेंट है, और n⁴ क्या है, g ऑफ n एक और फंक्शन है। सो दिस पर्टिकुलर फंक्शन f ऑफ n क्या है, हमेशा लेस देन इक्वल टू है c ऑफ g ऑफ n फॉर वैल्यू c इक्वल टू 151 एंड n इक्वल टू 1 कंडीशन, n नॉट इक्वल टू 1 क्लियर। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ये कंडीशन ट्रू होल्ड हो रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू होल्ड हो रही है, सो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो है फंक्शन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, बिग O ऑफ n⁴। सो आ गया आपको ये पॉइंट समझ में। सो दोस्तों ऐसा नहीं है कि यही पर्टिकुलर वैल्यू होगी, देयर इज नो यूनिक सेट ऑफ वैल्यू ऑफ c एंड n नॉट, मतलब कोई भी यूनिक सेट ऑफ वैल्यू नहीं है, डिफरेंट वैल्यू हो सकती है जब हम एसिम्प्टोटिक बॉन्ड्स प्रूव करते हैं। सो एक और मैं आपको उदाहरण समझा देता हूँ उस पर्टिकुलर चीज का, जैसे कि मैं इसके बदले यहाँ पे कुछ और वैल्यू पुट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे n की पावर 4 बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग टर्म है, अगर मैंने 2n की पावर 4 यहाँ पे पुट कर दिया, सो आप इसे कैलकुलेट करो, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी, n की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। सो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 8 के। सो अब हम इसे कंपेयर करते हैं, ये क्या हो गया, f ऑफ n हो गया, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया c, और ये क्या हो गया, g ऑफ n हो गया। सो ये कंडीशन आई आपको। सो f ऑफ n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू c ऑफ g ऑफ n फॉर c इक्वल टू 2 एंड n नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। फॉर दिस कंडीशन ये चीज हमेशा सेटिस्फाई होगी, इस कंडीशन पे भी ये चीज ट्रू होल्ड हो रही है। सो मैं क्या कह सकता हूँ, फॉर c इक्वल टू 2 एंड n नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और यू कैन से n नॉट इज इक्वल टू 8, जो मेरा फंक्शन है f ऑफ n n⁴ प्लस 100 n² प्लस 50 वो किसके इक्वल है, वो बिग O ऑफ n⁴ के इक्वल है। सो आगे आपको ये पर्टिकुलर एग्जांपल। अब ये काम करते हैं, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सो दोस्तों देखो, सो अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ n इक्वल टू n, एक फंक्शन f ऑफ n है जो कि n के इक्वल है। इजंट इट क्रेजी, अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू तो है नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर भी से सॉल्व करेंगे। सो जैसा कि मैंने अभी आपको मेथड सिखाया था उसी मेथड को फॉलो करना है, कोई यूनिक रॉकेट साइंस नहीं लगानी, हमें n की वैल्यू लिखनी है। अब ये एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे लिखनी है जो कि हमेशा ग्रेटर होगी इस पर्टिकुलर वैल्यू से। सो यहाँ पे अगर मैं n लिख दूँ, सो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, आप वैल्यू पुट करके देखो, n की वैल्यू 1, this condition will hold true, 2 hold true, 1 is less than equal to 1, 2 is less than equal to 2, 3 is less than equal to 3. So for all n is greater than 1, or you can say n is greater than equal to 1, this condition will always be true. आप कंपैरिजन करते हैं, ये क्या हो गया f of n, यहाँ पे कांस्टेंट 1 ले लेता है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय n तो 1 ही रहेगा ना हमेशा। सो ये क्या हो गया c, एंड ये वाली टर्म होगी g of n। सो कैसे कह सकता हूँ, f of n is always less than equal to c of g of n। सो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई 1, और n नॉट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, फॉर c इक्वल टू 1 एंड n नॉट इक्वल टू 1। मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरा फंक्शन है f ऑफ n जो कि n के इक्वल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बिग O ऑफ n। सो आ गई आपकी कंडीशन, ये क्वेश्चन हो गया हमारा जल्दी से सॉल्व। सो एक काम करते हैं, दो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो,
सो फटाफट एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एफ ऑफ एन मेरा एक फंक्शन दे रखा है जिसकी वैल्यू है 410। सो ये कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है। सो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जब तक जैसे हमने अपने पिछले क्वेश्चंस करे हैं। सो 410 शुड बी लेस देन इक्वल टू 410, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लोजेस्ट वैल्यू लिखनी है ना। मैं यहाँ पे 500, 700, 800, 900, 1000 कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन हम हमेशा क्लोजेस्ट वैल्यू चूज करते हैं। सो ये क्या है मेरा, ये मेरा एफ ऑफ एन है। यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो ये क्या है, एफ ऑफ एन है। अब एफ ऑफ एन इज यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दो। सो ये क्या बन जाएगा मेरा, सी बन जाएगा। और ये क्या है मेरा, जी ऑफ एन है। सो एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन। सो ये कंडीशन किस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए होल्ड कर रही है, ट्रू। सी इक्वल टू 1 क्लियर, और एन नॉट की वैल्यू क्या है 1। और दिस पर्टिकुलर कंडीशन मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एन इक्वल टू 410, वो क्या है मेरा, बिग ओ ऑफ 1। ये कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी है जो हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टडी करी थी। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ ऑफ 1। सो अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो दोस्तों देखो, सो अब हम एक जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सो अब की बार मेरा फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन सोल्व करे थे, उसी अप्रोच के थ्रू हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर। अब मुझे एक ऐसी टर्म लिखनी है जो हमेशा इस पर्टिकुलर टर्म से बड़ी होगी। अब आप कुछ सोचो, जैसे ये एक इतनी बड़ा बॉक्स है और ये एक छोटा बॉक्स है, इसी के अंदर अगर मैंने ये छोटा बॉक्स निकाल लिया तो एक इतना पोर्शन बच जाएगा। अब मैं इसे दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको। ये 2n क्यूब हो गया माइनस 2n स्क्वायर होगा। अगर मैं इसे माइनस कर दूंगा तो जो पहले बड़ा वाला बॉक्स था, लाइक जो मेरा बड़ा वाला बॉक्स है, इसे मैंने पूरा 2n क्यूब मान लिया और इतना पोर्शन को 2n स्क्वायर मान लिया। सो जो बड़ा वाला बॉक्स है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा अगर मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन को निकाल दूंगा। सो आर यू गेटिंग? अगर नहीं आ रहा है तो आप ये वाली पर्टिकुलर कंडीशन से समझ लो। आप वैल्यू यहाँ पे रखो, n की वैल्यू 1 2 3 करके कंडीशन चेक करो। सो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होल्ड होगी और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब कंपैरिजन करो, ये क्या है मेरा f ऑफ n है, ये क्या है मेरा कांस्टेंट है। सो इसे मैंने बोल दिया c। ये क्या है मेरा फंक्शन है g ऑफ n कह दिया मैंने से। सो c डॉट g ऑफ n। सो f ऑफ n क्या हो गया, हमेशा लेस देन इक्वल टू हो गया c ऑफ g ऑफ n के। कंडीशन क्लियर होगी। वैल्यू ऑफ c क्या मिली मुझे यहाँ पे, फटाफट बोलो, आप भी सोल्व करो ना, आप भी सोल्व कर पाओगे। c की वैल्यू क्या मिली मुझे, 2 मिली। n नॉट की वैल्यू क्या मिली मुझे, 1 मिली। और वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 2 एंड n नॉट इक्वल टू 1। मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरा फंक्शन है f ऑफ n इक्वल टू 2n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर, इट इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ n क्यूब। ये इस पर्टिकुलर कंडीशन के इक्वल है। सो आगे आपको समझ में ये कॉन्सेप्ट आया, कितना आसान कॉन्सेप्ट है ना बिग ओ नोटेशन का। सो एक काम करते हैं, मैं फटाफट आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल करवा देता हूँ जल्दी से। हमने क्या सीखा था, अगर एक फंक्शन f ऑफ n है वो किसके इक्वल है, बिग ओ ऑफ g ऑफ n। मैं इसे कब बोलूंगा कि वो बिग ओ ऑफ g ऑफ n के लिए है, जब इसमें कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, जैसे कि c जिसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी। कंडीशन होगी दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, एंड n नॉट की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो एक कंडीशन आएगी f ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ g ऑफ n। ये कंडीशन हमेशा ट्रू होल्ड होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होल्ड होगी सो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा फंक्शन है वो f ऑफ n वो क्या है, बिग ओ ऑफ g ऑफ n। जैसे कि मेरा एक फंक्शन यहाँ पे क्या है, 2n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर। सो कौन कौन सी वैल्यू थी, c इक्वल टू 2 क्लियर और n नॉट इक्वल टू 1 क्लियर। ये फंक्शन क्या है, बिग ओ ऑफ n क्यूब है। सो दोस्तों आगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में, कितना आसान कॉन्सेप्ट है ना। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। सो इसकी अगली वाली वीडियो में हम बात करेंगे बिग ओमेगा नोटेशन की। सो स्टे ट्यून्ड।